अभी हमने देखा है कि अभी ट्रंप ने आबना हुर्मस के हवाले से धमकी दी है कि हम चीन के जो जहाज़ हैं वो भी नहीं गुजरने देंगे, और ऐसी सूरत में ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी सूरत में ईरान के पास क्या ऑप्शन है? वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्वानो, आपने मुझे बुलाया, बहुत वालेकुम सलाम। अच्छा लगा। अब देखें यहाँ पे, आपको एक बात बताऊं, जब से ब्लॉकेड लगा है, मैंने जो ट्रैक किया है, मैंने हम्म। खुद पर्सनली 8 कार्गो वेसल्स या टैंकर्स ट्रैक किए हैं ईरान के, जो ईरानी पोर्ट्स पे तेल जिन्होंने या सामान जिन्होंने बांधा जी। और जो निकल गए। हम्म। अब वो कश्तियां अलग हैं जो दूसरे ममालिक की हैं, जो टोल्स दे के आ रही हैं ईरान को। तो ये ठीक। जो ब्लॉकेड का ट्रम्प कह रहा था, ये तो अपना मजाक उड़वाया इसने ब्लॉकेड की बात करके, क्योंकि आप अगर देखें तो जितनी कश्तियां हैं वो अभी भी पास कर रही हैं, वो अभी भी जा रही हैं, और हम्म। किसी कश्ती को ना इन्होंने रोका ना किसी को आग लगाई। सही। तो ये आई थिंक देखें, अब रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये हार चुके हैं। इनको भी, अब पहले तो पूरी दुनिया को पता था, इनको नहीं पता था शायद, लेकिन अब इनको भी पता चल गया कि ये हार चुके हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी इस वक्त ना ब्लॉकेड लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लॉकेड लगाया तो चाइना की जो कश्तियां आ रही हैं जो लेके जी। तेल जा रही हैं, क्या उनको अटैक करेंगे ये लोग? क्या हम्म। फ्रांस को जो यूरिया चाहिए, क्या उस यूरिया के ऊपर ये अटैक करेंगे? क्योंकि आगे फसल भी आने वाली है, यूरोप भी आगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और आई थिंक उनकी नीयत भी नहीं थी कभी भी कि वो ब्लॉकेड लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो उनको है। तो हम्म। आई थिंक ये जो धमकियां देना और ये जो आई थिंक पोस्चर दिखाना, ये तो मैं कल से कह रहा था कि कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने चैनल पे भी लगाया और मैंने दूसरों को भी बोला, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ये हार चुके जंग। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये मामला रैप अप होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के साथ लड़ाई करे। ठीक। अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि ऐसी, इसका मतलब है कि जो पहले जो बातें की गई बहुत बड़ी बड़ी, ये भी उसी तरह का बयान है, क्योंकि अमेरिकन एजेंसीज तो ये कोट कर रही हैं कि हमने कितनी हद तक जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मस पर कंट्रोल कर लिया है। तो ये सब यानी मजाक है? मैं यही पूछ रहा हूँ, देखिए क्या कंट्रोल कर लिया है, कहाँ कंट्रोल कर लिया है? मेरा सवाल तो यही है। कल मैंने हम्म। रात को भी एक ट्वीट डाला, एक कश्ती गुजरी, मैंने कहा ये कैसे गुजर रही है? व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉकेड इज दिस? मैं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर करके बोल रहा हूँ कि भाई किस तरह का ब्लॉकेड है। हम्म। अगर आप लाइव मरीन ट्रैफिक देखें, डेटा उठाएं, तो आपको नजर आ जाएगा कि कोई कश्तियां जो है वो, ऐसा है ही नहीं कि यूएस जो है वो किसी कश्ती को अभी तक मार चुका हो या जला चुका हो। ईरानी टैंकर, मैं आपको ईरानी बल्क कैरियर्स और ईरानी जी। ऑयल टैंकर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो ईरानी ऑयल टैंकर्स चाइना भी जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, और हमने देखा है कि दूसरी कश्तियां भी जा रही हैं। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ना उन्होंने किया ना ऐसा करेंगे, क्योंकि अगेन वो लड़ाई की पोजीशन में नहीं है। वो सोच हम्म। रहे थे कि दोबारा थोड़ा सा प्रेशराइज करके, या शायद अपनी आवाम को दिखाने के लिए, आई थिंक अपनी आवाम को दिखाने के लिए ट्रंप ने ये जो ये सब ब्लॉकेड कुछ है वो किया है। सारा ड्रामा उसने किया। क्योंकि उनको खुश करने की कोशिश में है कि देखो हम तो निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इतना आसानी से निगोशिएट नहीं करेंगे। जबकि मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी वो डिमांड यूएस ने अपनी जो है वो खत्म कर दी है। मेरे ख्याल में ऑलरेडी वो टेबल पे भी आएगा, अब दोबारा हम्म। आएगा और बैठेगा और सरेंडर करेगा। तो आई थिंक ये इनका सरेंडर है, उसके लिए वो आवाम को थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लेकिन जंग ये हार चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि लग रहा है कि दोबारा टेबल पर आएंगे और इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है, तो अब लोगों का ये सवाल है कि अमेरिका की जो शराइत हैं वो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनमें से कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जो ईरान किसी सूरत भी, अगर दोबारा भी टेबल पे आता है, तो ईरान उनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा मिडवे क्या है? अगर दोबारा मुज़ाकरात होते हैं, पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन उनमें कोई कामयाबी सामने नहीं आई, मिडवे क्या हो सकता है? ईरान की जानिब से भी कुछ चीज़ें छोड़ी जाएंगी क्या? देखिए, ईरान मेरे ख्याल में पहली चीज जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो है लबनान और दूसरे हम्म। रेजिस्टेंस ग्रुप्स। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही जो अपनी स्ट्रगल कर रहा है हम्म। 47 साल से, जो अपनी सैंक्शन सह रहा है, वो तो सही इसलिए रहा है क्योंकि ये खड़ा हुआ था इन मुल्कों के साथ। जी हाँ। मुझे नहीं लगता है हमको छोड़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे लगता है ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। मेरी हम्म। मालूमात के मुताबिक अमेरिका, असल में लड़ाई जो हो रही थी वो इस बात पे हो रही थी कि अमेरिका चाह रहा था कि ईरान और अमेरिका जॉइंट कंट्रोल रखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और ओह। बाद में जाके न्यूज न्यूज चैनल्स ने और ईरानी न्यूज ने भी इसको बाद जी में हाँ। जाके एक्सपोज किया कि असल में इशू न्यूक्लियर इनरिचमेंट का नहीं है, असल में इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। हम्म। न्यूक्लियर इनरिचमेंट चले, इशू एक कह सकते हैं कि ईरान कह रहा है 5 साल के लिए हम सस्पेंड कर सकते हैं, और यूएस कह रहा है हम 20 साल के लिए चाह रहे हैं कि आप बंद करें। लेकिन ये हम्म। सारी चीजें आवाम को दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में मेन मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है। हम्म। और ना लबनान लबनान की ही वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आज पूरा क्लोजर था, ईरान ने जो बिल्कुल ही बंद किया, वो इस वजह से किया क्योंकि सामने से आपने कहा था कि आप लबनान के अंदर हमले बंद करवा देंगे, और लबनान के अंदर हमले बंद नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन यूएस ने अपना ब्लॉकेड
यूएस ने अपना ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया। तो पॉइंट सारी ये है कि आई थिंक लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही आके रुकेगी। लेबनान का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमले किसी हद तक कम हो चुके हैं। ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी कर लेगा। ईरान कह देगा ठीक है जी, हम डाइल्यूट कर देते हैं जो एनरिच यूरेनियम है, और आपके साथ जो 5 साल का जो सस्पेंशन आप मांग रहे हो एनरिचमेंट को हम 5 साल के लिए बंद कर देते हैं, ताकि अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए। फिर साथ ही साथ अमेरिका जो है शायद हो सकता है कहे कि नहीं जी सैंक्शन हम नहीं, कुछ सैंक्शन हम लगे रहने देंगे, जैसे असले के ऊपर सैंक्शन है या दूसरी सैंक्शन है, सारी सैंक्शन हम नहीं हटा रहे। और ईरान कहेगा जी ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो हम वैसे भी टोल ले लें, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम वहां से वो भी कर लेंगे। तो आई थिंक ये विन विन पोजीशन है। बेसिस जो है अमेरिका के, उनका सवाल भी मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिस होते हुए भी अमेरिका ना कुछ कर पाया है, और अरब ममालिक के साथ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ईरान अब डायरेक्टली बना रहा है बना कि वो रहा है। बेसिस के अंदर एक्टिविटी जो यूएस की है उसको बढ़ाएं ना, उसको कम करें, या और कुछ अरब ममालिक जो है वो आई थिंक भेज भी देंगे यूएस को अच्छा, वापस। टोल के तो आई हवाले थिंक से भी। इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है कि बहुत जल्द हमें एक परमानेंट सोल्यूशन नजर आ सकता है। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम शहरबानो, ये भी खदशा है कि ये कोई बड़ी शरारत कर दे, कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा अटैक करें। यस, तो ये खदशा बिल्कुल रहता है और ईरानियों को भी ये खदशा है। बहरहाल वो भी करके देख लेंगे तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। अच्छा जॉन, टोल के हवाले से भी इनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रंप को, अमेरिका को, कि टोल क्यों लिया जा रहा है। अगर हम कवानीन की बात करें, इंटरनेशनल कवानीन की, तो वहाँ पर जो समंदरी हदूद होती है और समंदर से जो सामान जाता है उसमें कोई टोल टैक्स नहीं होता, तो ईरान क्यों टोल टैक्स ले ले। जबकि अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जब भी बॉर्डर टू बॉर्डर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसका टैक्स लिया जाता है। तो ये इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका तो अफ्रीका से कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मतलब क्या क्या चोरी करके, ये ममालिक क्या क्या चोरी करके ले गए पूरी दुनिया से। इनको इंटरनेशनल लॉ की तब फिक्र नहीं रही। आज एग्जैक्टली। भी इराक के अंदर जो ऑयल फील्ड हैं, वो ऑयल फील्ड्स कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ। सीरिया के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल अमेरिका। कर रहा है। वेनेजुएला को पूरा हाईजैक करके इन्होंने उसका पूरा सिस्टम जो है वो इधर उधर कर दिया, मदुरो को बेचारे को उठा के ले उठा गए। लिया। ये जिस तरीके के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस करते हुए आए हैं पूरी जिंदगी, मतलब मैं अबू गरीब या गुआंतानामो बे या किसी और चीज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी चीज पे रहूंगा कि 90 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। इतने सारे मुल्कों में इन्होंने इंटरवेंशन किया, और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इनकी वजह से दुनिया में आज तक जो है वो जाने दे चुके हैं अपनी। तो ये इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो अच्छा जरा नहीं लगेगा, कोई और करे तो शायद समझ में भी आए। और जो इन्होंने। इंटरनेशनल लॉ की भी मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनल लॉ में भी यूएनसीओएलएस जो यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन द लॉ ऑफ द सीज है, मैं वकील हूं और मैंने पढ़ाया भी है। जैबिस में 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं, डेनिंग लॉ स्कूल में मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया, पढ़ाया है। तो मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ईरान का इंटरनेशनल, अगर आप यूएनसीओएलएस देखें, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने यूएनसीओएलएस जो है वो रेटिफाई नहीं किया हुआ, दोनों ठीक पार्टी है। नहीं है उसके ऊपर। ठीक। दूसरा ये है कि यूएनसीओएलएस बिल्कुल नेविगेशन का कहता है कि नेविगेशन उसमें है, लेकिन टोल इंक्लूडेड है। ठीक एक है। कंट्री टोल ले सकती है दूसरी कंट्री से, राइट्स ऑफ पैसेज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कस्टमरी लॉ जो है वो प्रेसिडेंस लेता है। तो ईरान अपने वाटरवे में 12 नॉटिकल माइल्स में, विद ओमान ऑफ कोर्स, क्योंकि ओमान के भी 12 नॉटिकल माइल लगते हैं दोनों के, तो ये दोनों ममालिक मिलके आपस में डिसाइड करके एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और वो टोल्स ले सकते हैं। बॉस्फोरस के अंदर टर्की जो है वो टोल लेता है। पनामा कनाल देख लें, सुएज कनाल देख लें, चले सुएज कनाल तो आर्टिफिशियल है, लेकिन गिलबर्तर देख लें, यूएस के अपने वाटरवेज देख लें, हर मुल्क अपने खुद के नॉटिकल माइल्स जो उसकी हदूद होती है उसके अंदर जो है वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करता है, और उसके अंदर पैसेज के राइट्स में आप टोल चार्ज कर सकते हैं, और ठीक है। अगर वो आपके स्ट्रेट के अंदर गुजर रहा हो तो आई थिंक इट इज लीगली द राइट ऑफ ईरान कि वो इस तरीके से करे। और पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब बंद हो गया, तो जिसको रोना है वो रोए। आई थिंक बिल्कुल सही है, ईरान अगर इसको टोल भी चार्ज करता है तो बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। पहले कभी भी नहीं किया, जबकि उनके अपने टैंकरों को आग लग रही थी उसमें, तो कोई हर्ज नहीं है अगर ईरान कर भी ले।